ओके, केस थर्ड था। सर वो डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया, वो वाला फिर से बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, बता रहा हूँ। Q1 था यहाँ पे और ये फिक्स था। Q2 ये था और ये जो गैप है, ये गैप, ये मान लो D है, और Q2 जिसकी मास M है, इस डायरेक्शन में सम वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है। इनिशियली चार्जेस are at infinite separation. Initially charge infinite separation पे, मतलब अभी Q1 का Q2 पे और Q2 का Q1 पे कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी इस पे इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चला आएगा, ये जो है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चला आएगा। अब सपोज करो कि यहाँ से इस पॉइंट पे जब था, अब ये इसके रीजन में आ चुका और इस पे फोर्स लगना शुरू हुआ। अब इस पे फोर्स कैसा लगेगा? तो फोर्स तो हमेशा लगता है दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसके अलावा। तो दोनों का लाइन ज्वाइनिंग जो होगा, अभी दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग तो ये हो जाएगा, ये दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब इस पे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन देख सकते हैं, इस पे तो इधर ही लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पे लगेगा इधर। लेकिन Q1 तो अपनी जगह फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। लेकिन Q2 तो फ्री, Q2 जो है वो तो मूव करने के लिए फ्री है, वो मूव कर रहा है, वो उस पे उस फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। तो Q2 तुम्हारा यहाँ पे है, उस पे इस फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, मतलब अभी जस्ट फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जो होगी, मान लेते हैं वो अभी भी इसी डायरेक्शन में ही होगी, कितना v नॉट ही होगी। और अभी बस इस क्षण के बाद इस पे फोर्स लगना शुरू हुआ है, तो अभी इसकी वेलोसिटी v नॉट ही होगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखो, फोर्स लग रहा है इस पे, ये फोर्स लग रहा है F इलेक्ट्रिक 2 लग रहा है इस पे, और ये 1 पे जो लग रहा है, तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे तो ये डायरेक्शन होगी। अब इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो हो जाएगा इस फोर्स का एक कंपोनेंट वो हम ले सकते हैं इधर, और एक कंपोनेंट फोर्स का हो जाएगा ऊपर, इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें एक कंपोनेंट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका हमने नाम दे दिया F परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसका नाम दे दिया हमने पैरेलल वाला। अब ये जो पैरेलल है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगी। तो जब भी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है, काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए याद होगा शायद, कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेगा, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो उसकी मैग्नीट्यूड को, मतलब उसकी स्पीड को डिक्रीज करना शुरू करेगा। मतलब ऐसा सोच सकते हो कि तुम साइकिल से आगे जा रहे हो और कोई तुम्हारे पीछे उसको पकड़ के पीछे तरफ खींच रहा है, तो तुरंत तुम्हारी स्पीड जीरो नहीं होगी, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे स्पीड तुम्हारी कम होनी शुरू होगी और फिर वो जीरो हो जाएगी। तो इसका भी क्या होगा कि इसमें जो अभी ये इस डायरेक्शन में, मान लो अभी यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा था, और अगर यहाँ फोर्स जो लग रहा है, उस फोर्स का कंपोनेंट अगर इधर 2 न्यूटन है और इधर 1 न्यूटन है, तो ये 2 न्यूटन जो होगा इस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो मान लो 2 न्यूटन ले लेते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, हम ये ले लेते हैं। इधर जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो क्या होगा कि इसकी जो अभी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब अगले सेकंड में इधर इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड रह जाएगी वो रह जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, जितनी भी है उससे कम हो जाएगी, मतलब 20 से कम होके कितना 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इसी फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो इसी चार्ज की मूवमेंट इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो चार्ज इधर मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी v नॉट से कम होकर मान लो v नॉट डैश हो गई, और साथ में इसकी मूवमेंट y डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो गई। y डायरेक्शन में इसको हम vy मान लेते हैं। अब नेट वेलोसिटी जो आएगा इसका, नेट वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, v नेट इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। मतलब नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो स्ट्रेट पाथ पे आ रहा था वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं आएगा, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अब इसकी जो मूवमेंट होगी, मतलब समझ लो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरीके से, तो अपने पाथ से भी डेविएट हो जाएगा। और सपोज कर लो फिर थोड़ी देर आगे ले लेते हैं इसको, हम थोड़ा आगे इसको ले लेते हैं कि चलो इस पाथ पे ये आगे बढ़ गया, इस पाथ पे ये आगे बढ़ा, इस पाथ पे आगे बढ़ के यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसी पाथ पे इस तरीके से मूव करके आगे पहुंचा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगेन क्या होगा इसके साथ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम फोर्स देखते हैं तो इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन कुछ ये हो जाएगा। अब जो फोर्स लग रहा होगा वो अगेन देख सकते हो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस पे। अब यहां जब हम फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे इस तरीके से ब्रेक होगा, इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट। अब देख सकते हो कि पहले वाले जो एंगल थी ये θ1 और ये θ2, तो पहले वाले θ1 छोटी थी, अब θ2 बड़ी हो गई। तो पहले इसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो ज्यादा इफेक्ट रहेगा और परपेंडिकुलर कम इफेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इस पाथ पे आगे बढ़ते चला जाएगा परपेंडिकुलर का इफेक्ट बढ़ते जाएगा और पैरेलल का इफेक्ट कम होते जाएगा। और जिसके कारण क्या होगा, ऊपर की वेलोसिटी जो है वो बढ़नी रहेगी, और इधर जो घट रही थी वो रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इधर वेलोसिटी रहेगा। तो अगेन ये जो है इसी पाथ पे कर्व पाथ, यहां से इसी पाथ पे कर्व पाथ पे ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज? यस यस सर। ओके, तो मैं सबको मिटा रहा हूँ, चलिए मैं इसका पाथ ड्रॉ करता हूँ। मतलब इसका पाथ जो होगा ये ऐसे आएगा और इस तरीके से यहां से इस तरीके से निकल जाएगा ये। और अब इसमें सबसे नजदीक कब होगा, तो इसमें हम कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहां से इस पाथ की दूरी निकालनी है, तो सबसे नजदीक कब होगा, देख सकते हो, मान लो यहां पे कर लेते हैं तो ये दूरी हो गई। इसको जैसे जैसे कम करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं इस तरीके से, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे जब नजदीक दूरी होगी, तो सबसे नजदीक दूरी होगी उस पे ये जो मैंने लाइन लिया हुआ है, ये लाइन उस पाथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये है ना, वो सबसे नजदीक दूरी हो जाएगी। क्योंकि दो पॉइंट के बीच की नजदीक दूरी तब होती है ना जब उसके जो टेंजेंट उससे परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये मान लो अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो उस टेंजेंट पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट पे ये लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। यही इस पे 90 बनाएगा, और यही क्या होगा, यही आर मिनिमम, और यही आर मिनिमम हमें निकालना है। तो इस पॉइंट पे अगर ये इधर है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंट के लॉन्ग होगी,
इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी शुरुआत से कुछ और हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन टेंजेंट से अलग होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। मतलब इसकी यूनिट वेलोसिटी वेक्टर है वो पाथ पे टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगी। और ये वेलोसिटी जो हम लोग ले लेते हैं, मान लो कितना ले लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं वी एफ ले लेते हैं। अब अगेन 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट तो होगा यहाँ पे और एक पॉइंट होगा यहाँ पे। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा। अब इन दोनों में हम एनर्जी कंजर्व करेंगे और फिर चीजों को निकालेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अगेन लिखेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जब कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। अब देख सकते हो इसकी तो मूवमेंट कहीं कुछ चेंज हुई नहीं है, तो इसकी तो ना काइनेटिक में बदलाव होगा ना पोटेंशियल में, खाली इसका काइनेटिक पोटेंशियल में बदलाव लेंगे। तो इसका हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। शुरुआत में काफी दूर पे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा और पॉइंट 2 पे ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर और इसकी पोटेंशियल के क्यू Q1 Q2 R मिनिमम हो जाएगा। अब अगेन देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आ गया है ये हाफ एम वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 R मिन। और यही R मिन हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें M तो पता है, M पता है, K Q1 Q2 पता है, VF नहीं पता है, ये भी अननोन है, ये भी हमें अननोन है। तो ये अब कैसे निकलेगा, VF कैसे निकलेगा? क्या पिछले केस की तरह हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दें? नो सर। नहीं कर सकते ना। नहीं, इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम में 2 पार्टिकल है, एक Q1 और एक Q2 है। Q1 पे तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और सॉरी Q2 पे, लेकिन Q1 पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा जो इसको फिक्स किया गया होगा, किसी ने इसको पकड़ के रखा होगा या ग्लू से चिपकाया होगा, वो फोर्स भी तो लग रहा है। अब मोमेंटम में तो ये नहीं देखा जाता कि वर्क डन 0 है कि नहीं है। मोमेंटम में खाली ये देखा जाता है कि जो सिस्टम है हमारा 2 पार्टिकल सिस्टम है, उस 2 पार्टिकल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ तो लग रहा है, लाइट आ गया, लग रहा है, तो इसमें हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। फिर क्या करें, फिर क्या कंजर्व करें? फिर VF कैसे निकलेगा? VF तो मैकेनिक्स में बताया थे ना कि 3 खतरनाक टूल होते हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। हाँ, एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है और उसके अलावा एक एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। अच्छा, यस है ना। मतलब एंगुलर मोमेंटम कब देखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब सिस्टम पे लगने वाले सारे टॉर्क 0 हो जाए। और टॉर्क 0 कब कब होता है? टॉर्क 0 तब होता है, टॉर्क होता है F क्रॉस R। तो ये हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। अब टॉर्क 0 तभी होगा जब फोर्स 0 हो जाए या फोर्स और जिस पॉइंट पे के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क कैलकुलेट किया जा रहा है उसके बीच की जो
आर है वो 0 हो जाए, या फिर साइन थीटा जो है वो 0 हो जाए। मतलब उसमें एक केस ये बनता है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर उस पॉइंट से पास होने लगे, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में टॉर्क 0 हो जाता है। तो मान लो हम Q1 जो पॉइंट है ना जहां पर रखा हुआ है, इसी पॉइंट, ये पॉइंट अगर A है, इस पॉइंट A के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस सिस्टम का नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस सिस्टम पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? तो सिस्टम पे दो तरह का फोर्स है, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक इसको जो फिक्स किया हुआ है वो फोर्स है। तो वो फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग रहा होगा ना, जो Q1 को फिक्स किया है वो फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा होगा। तो उस फोर्स के कारण वो जो नॉर्मल फोर्स होगा, चाहे जो भी फोर्स होगा, उस फोर्स के कारण टॉर्क हमेशा 0 होगा, और उसकी कैलकुलेशन हम टॉर्क की कैलकुलेशन ए पॉइंट से करें तो। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज इस पाथ पे कहीं भी चला जाए, ये चार्ज इस रास्ते पे कहीं भी चला जाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगता है इनके ज्वाइनिंग लाइन के नाम। तो मान लो यहाँ पे है तो इस लाइन पे लगेगा, यहाँ पे है तो इस लाइन पे लगेगा, यहाँ पे है तो इस लाइन पे लगेगा। तो हर एक केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग लगेगा। तो वो भी क्या होगा, दोनों का, चाहे इसका हो Q1 का हो चाहे Q2 का, ये इस पे इस डायरेक्शन में और ये इस पे इस डायरेक्शन में, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पार करना ही करना। तो सिस्टम में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स का जो टॉर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं इसमें कि एज टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0 ऑन सिस्टम, इसीलिए वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ना, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। तो दो पॉइंट पे करोगे, एक पॉइंट जो हो जाएगा, दो पॉइंट पे करोगे, एक पॉइंट जो हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और एक पॉइंट कौन सा, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल होना चाहिए। L इनिशियल मतलब P इनिशियल इनटू जो R परपेंडिकुलर है वो इक्वल टू P फाइनल इनटू R परपेंडिकुलर है वो। R परपेंडिकुलर क्या होता है कि जो पॉइंट है उस पॉइंट से एक लाइन खींचोगे, जो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी के, या फिर वेलोसिटी जो है उस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे। तो वेलोसिटी वाले लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे और जिस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क निकाल रहे हो उससे वहां एक परपेंडिकुलर डालोगे और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो शुरुआत वाले की डिस्टेंस कितना d हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mv0d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा mvf इंटू r मिनिमम। ये एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन से आएगा। और यहाँ से vf की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा mm तो कैंसिल आ जाएगा, vf की वैल्यू v0d अपॉन r मिनिमम, ये लिखेंगे। और ये लिखने के बाद इस vf को इसमें डाला जाएगा और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके r मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? हाँ, अरे आना कुछ तो बोलो। यस सर, आ गया। Yes, sir.
अब इसमें देखोगे आर मिनिमम में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी, क्योंकि वी एफ जब डालोगे वहां पे तो वी नॉट इंटू डी आएगा ना। वी एफ जब डालोगे इसमें, तो यहाँ हम लिखते हैं कितना है ये है हाफ एम वी नॉट इक्वल टू हाफ एम, और वी एफ की वैल्यू डालोगे तो वी नॉट डी अपॉन आर मिनिमम का होल स्क्वायर होगा ये, और फिर यहां से जो आ जाएगा प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आर मिनिमम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और अब इसमें हम फार्मूला कोई नहीं बनेगा, इसमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसे आर मिनिमम कर, समझ में आया? तो तीन केस क्लोजेस्ट अप्रोच के ये बता दिया गया है। अब इसमें ये मत समझना कि दोनों पे जब भी होगा तो सेम ही चार्ज होगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज नहीं होगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज नहीं होगा, कि होगा? दोनों चार्ज सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए? सेम। अपोजिट हुआ तो उसमें क्लोज ये आएगा कि नहीं आएगा? सर वो तो अट्रैक्ट कर लेगा ना उसको। वो जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा अट्रैक्ट ही कर लेगा, वो तो जब दोनों रेस्ट में रहेगा तब अट्रैक्ट करेगा ना। अगर एक मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और हो तो उस केस में भी क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला जा सकता है। यस सर। जैसे न्यूक्लियस में होगा ना कि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, अटैक कर लेता है उसको। यस सर। ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो हटाएं इसको। यस सर। इसी केस में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कि Q1 यहाँ पे फिक्स किया हुआ था और Q2 उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वही दोनों का जो मतलब लाइन ऑफ एक्शन अलग था उसका। ये Q1 ये मान लो ये इसका लाइन है, इस तरीके से एक्स एक्सिस, और ओके भेज देंगे। रिकॉर्डिंग हो नहीं पाता है, होता भी है तो उसमें क्या होता है कि कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, देखते हैं, होगा तो एक हफ्ते का एक ही बार में भेज देंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टर डालना पड़ेगा, उससे भेज देंगे। Q2 यहाँ पे है। okay. चलो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन, और ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो और ये नेगेटिव चार्ज है, और इनिशियल जो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, v नॉट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन में। अब क्या होगा इसमें? अब जब ये मान लो नजदीक आ गया तो नजदीक आने पे क्या होगा? नजदीक आने पे इन दोनों का जो ज्वाइनिंग लाइन होगा, ये लाइन, उसके अलोंग फोर्स लगेगा, जो फोर्स वेक्टर हो जाएगी अट्रैक्टिव नेचर की होगी, तो फोर्स वेक्टर जो हो जाएगा कुछ ऐसे लगेगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर नीचे, तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसको अट्रैक्ट कर लें। बात समझ रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है Q1 इसको हमेशा अपने पास रखे। ठीक, हो सकता है इसका पाथ, अब देखो इसका पाथ कैसे हो जाएगा, इसका पाथ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी होगा जो वेलोसिटी के अलोंग होगा, इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग, और एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर होगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो इसको इधर ले जाएगा और ये वाला कंपोनेंट नजदीक आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इसी पाथ को फॉलो करें, हो सकता है ये कुछ यहाँ से ऐसे निकल ले, या हो सकता है ये यहाँ से ऐसे निकल ले, या हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसे हो जाए। तीनों पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल इससे आके मिल जाए, या इससे पहले ही क्रॉस कर जाए, या बाद में क्रॉस कर जाए। जब बिल्कुल मिल जाएगा तो आर मिनिमम कितना, 0 हो जाएगा।
और जब नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आर मिनिमम होगा ना उस केस में। Yes, sir. हाँ, तो यही आर मिनिमम कितना होगा निकालना है। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो और तब नेगेटिव चार्ज हो, तब तो फिर ये क्या होगा, तब तो मिनिमम 0 ही हो जाएगा, तब तो इसी लाइन पे आएगा, तब तो मिल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा इससे, तब कोई जरूरी नहीं है कि इससे मिलेगा। 29 में। ओके, समझ में तो आया ये ये? लाइन ऑफ एक्शन वाला था। क्या तो अभी लास्ट में क्या बोले थे लाइन ऑफ एक्शन वाला? बोले थे कि अगर वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा और तब अपोजिट चार्ज है, तब तो मिल के ही जाएगा उससे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाए तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि वो मिले उससे, उस केस में भी आर मिनिमम पे जाएगा, उस केस में आर मिनिमम निकाला जा सकता है। तो ये होमवर्क है, निकाल के बताना है उसको। ठीक, समझ में आया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चीजें थी, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये वही डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। नॉर्मल किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स और किसी चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में डिफरेंस होता है ना? Yes, sir. उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या डिफाइन करते हैं कि किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किसी चार्ज के साथ एसोसिएटेड होगा। मान लो Q1 चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द पॉइंट पे, मान लो यहाँ R दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे KQ1/R²। तो इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा ये होगा कि एक कूलम चार्ज को इससे इस Q1 के से इनफाइनाइट सेपरेशन से यहाँ पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक माइन्यूट डिफरेंस क्या है, मान लो Q1 यहाँ पे होता, Q1 मान लो यहाँ पे मैंने फिक्स किया होता और Q2 चार्ज को इस R दूरी पे लाते, Q2 चार्ज को इस R दूरी पे लाते और तब जो वर्क डन करना होता, इस वर्क डन को नाम दिया जाता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन अब यही Q2 अगर 1 कूलम हो जाए तब वो जो हो जाएगा वो इस पॉइंट पे Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं ये किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या चार्ज के रीजन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कि अगर 10 कूलम चार्ज को यहाँ पे लाने में मुझे अगर 100 जूल एनर्जी खर्च हुआ है तो 1 कूलम लाने में कितना लगेगा? तो 100 जूल बाई 10 करेंगे, मतलब 100 जूल पर कूलम। तो ये 10 जूल पर कूलम, तो ये 10 जूल पर कूलम क्या हो गया? ये इस पॉइंट पे क्या हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा डिफाइन होगा 2 और मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए।
लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन हो, वो सिंगल चार्ज के लिए भी डिफाइन हो सकता है। और वो क्या डिफाइन होगा कि सिंगल चार्ज के आसपास रीजन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए करना ये होगा कि उस चार्ज को वहीं पे फिक्स रखना है और जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को अपने हाथ से पकड़ के लाना है और उसको पकड़ के लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी। आया समझ में ये पोटेंशियल की नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेसिक इसका लॉजिकल डिफिनेशन या कह लो मैथमेटिकल डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के रीजन में निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि उस रीजन के जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे मुझे 1 कूलम चार्ज को लाना है। कहाँ से लाना है? तो उस कॉन्फ़िगरेशन या उस चार्ज से 1 कूलम वाला चार्ज शुरुआत में इनफाइनाइट सेपरेशन पे होना चाहिए और वहां से अपने हाथों से पकड़ के मुझे लाना है और उस लाने के दरमियान में मुझे जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन मेरे द्वारा किसके अगेंस्ट में होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो वही मेरे द्वारा किया गया वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में होगा 1 कूलम चार्ज पे, वही वर्क डन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। कोई जनरल चार्ज लाओगे 1 कूलम के अलावा तो वर्क डन जो हो जाएगा वो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और अगर 1 कूलम चार्ज लाते हो तो वो उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो अब अगले क्लास से लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, जिसमें हम अगेन फिर उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर बहुत सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जैसे रॉड हो गया, चार्ज रॉड हो गया, उसके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, रिंग हो गया उसके रीजन में निकालना है ना, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, इस सब के जो जो पॉइंट पे हमने फील्ड कैलकुलेट किया था उन सब पे मुझे वापस से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दरअसल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, एक जो नॉर्मल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला उस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा और एक पोटेंशियल फील्ड के तरीके से भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिर ये नॉर्मली अभी हम पोटेंशियल फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, अभी जब पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे उस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और बाद में फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे और वहां से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल टॉपिक हुआ। तो समझो इलेक्ट्रोस्टैट का 70% निकल गया। और अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है, इसका बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो वही पहला चैप्टर है। तो अगले क्लास तक करेंगे, इस क्लास से टाइम नाम खत्म हो रहा है, तो अगले क्लास में मतलब कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। सर वो जो थर्ड केस होगा उसमें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, मतलब माइनस बी प्लस हाँ, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लोगे प्लस माइनस सॉल्व तो करके हो मतलब सकता है। माइनस वाला मिनिमम होगा तो वो चेक करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव तो नहीं हो जा रहा हाँ, है। नेगेटिव नहीं है, पर डिस्टेंस 2 के बीच में नेगेटिव नहीं होता है और सॉल्व करने के बाद जो उसमें मिनिमम वैल्यू आएगा वो वैल्यू दोनों अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव में जो मिनिमम आएगा वो लोगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू। यस सर। ओके, तो चलो आज की क्लास यहीं तक, बाकी कल सैटरडे कल क्लास करते हैं। सर कल क्लास होगा? हाँ होगा, संडे और मंडे रहेगा। और इसी टाइम पे? इस टाइम पे दिक्कत है क्या कोई? नो सर, हो जाएगा एडजस्ट। अब रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग तो ऐसा थोड़ी ना कि रिकॉर्डिंग अपने पास रख के हम कोशिश में करेंगे, रिकॉर्डिंग अगर हो जाएगा। देखो होता क्या है ना, रिकॉर्डिंग होता है तो रिकॉर्डिंग के लिए देखो तुम्हारे सामने लगा दिए हुए हैं ना, अब जब इसको हम बंद करेंगे तो कन्वर्ट होगा ये। अब कन्वर्ट हो गए कई बार वो जो है जो रीडेबल फॉर्मेट होता है, मतलब जिसमें वीडियो चलता है उसमें आ जाता है, और कई बार वो कन्वर्टन करप्ट हो जाता है, नहीं आ पाता। अब जो हम नहीं भेज पाए हैं उसमें कन्वर्टन क्या है, करप्ट हो गया।
और देखते हैं, अगर उसको किसी और समय मिले तो थोड़ा देखते हैं उसको, फिर किसी और सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करके उसको हम भेज देंगे। तो थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगा। एक दो बार ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है पहले भी, तो कन्वर्ट करके बाद में आ चुका है, तो वेट कर लो, आ जाएगा। ओके।